बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप आप सब खैरियत से हैं, बिल्कुल ठीक हैं और पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे हैं। हमने चैप्टर 21 कंप्लीट किया था, शेयर कैपिटल, जिसमें हमने शेयर कैपिटल से रिलेटेड जनरल प्रोविजन देखी थी कि शेयर कैपिटल होता क्या है। उसका कॉन्सेप्ट हमने वैसे चैप्टर 19, 20 में भी गो थ्रू करते जा रहे थे, चीज़ें साथ साथ समझते जा रहे थे, लेकिन चैप्टर 21 में हमने डिटेल में चीज़ें देखी थी कि ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल होता है, फिर एक प्रेफरेंस शेयर कैपिटल होता है। ऑर्डिनरी शेयर्स की भी आगे आप फर्दर क्लासेस बना सकते हैं। शेयर की नेचर क्या है, शेयर सर्टिफिकेट के बारे में देखा, वो क्या होता है। तो छोटी छोटी हमने जो चीज़ें उसके अंदर काफ़ी चीज़ें सीखी हैं शेयर कैपिटल से रिलेटेड। फिर फर्दर हमने अपने ऑथराइज शेयर कैपिटल में अगर आप वेरिएशन करना चाहते हैं, मेमोरेंडम क्लॉज की जो ऑथराइज शेयर कैपिटल है किसी रीजन की बेस पे, तो उसका तरीकाकार क्या है वो देखा। और फिर हमने देखा कि शेयर कैपिटल सिर्फ यही नहीं है कि उसको इंक्रीज कर दिया जाए, वही वेरिएशन कहलाती है। उसको आप डिक्रीज कर सकते हैं, मतलब कैंसिल कर सकते हैं। और शेयर कैपिटल मिलके बना होता है नंबर ऑफ शेयर्स और फेस वैल्यू से, फेस वैल्यू पर शेयर, इन दो को मल्टीप्लाई करें तो आपका टोटल शेयर कैपिटल आ जाता है कंपनी का। हमने कहा कि अगर आप ये ओवरऑल अमाउंट चेंज ना करें, लेकिन ये फेस वैल्यू चेंज करें जिससे नंबर ऑफ शेयर्स चेंज हो जाते हैं, तो ये भी वेरिएशन इन शेयर कैपिटल की टाइप है। इसके अलावा हमने कहा कि ये चेंज ना करें, ये चेंज की सूरत में हो सकते हैं अगर आप पहले वैल्यू 100 थी आप 10 कर दें, कम कर दें, या फिर पहले वैल्यू 10 थी आप इसे 100 कर दें, तो शेयर्स ऑफ लार्जर अमाउंट हो गए फेस वैल्यू। और अगर आप इसी तरह कम फेस वैल्यू पे करने जाएंगे तो वो शेयर्स ऑफ अ फिक्स वैल्यू विच इज लेसर देन द प्रीवियसली फिक्स्ड, तो इसको भी शेयर कैपिटल की वेरिएशन की एक टाइप कहते हैं। आगे फर्दर हमने देखा कि आप शेयर्स की फेस वैल्यू चेंज नहीं कर रहे, नंबर ऑफ शेयर्स भी चेंज नहीं कर रहे, शेयर कैपिटल भी चेंज नहीं हो रहा ओवरऑल। लेकिन हो क्या रहा है कि जो आपके नंबर ऑफ शेयर्स हैं, मतलब जो पेड अप कैपिटल है, ये था हमारा ऑथोराइज कैपिटल में हम जो सारी चीजें चेंजेस वगैरह कर रहे थे, जो हमने एक फर्स्ट लर्निंग ऑब्जेक्टिव भी देखा था हमारा, वेरिएशन इन ऑथोराइज कैपिटल क्लॉज ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ऑल्ट्रेशन आप कह लें, ठीक है, ऑल्ट्रेशन। यहाँ बातें हो रही थी ऑथोराइज कैपिटल की, जो कि एक लिमिट होती है बेसिकली। जब मैं कहती हूँ कि आप ना ये चीज चेंज कर रहे हैं, ये भी नहीं कर रहे, ऑथोराइज कैपिटल आपकी लिमिट भी चेंज नहीं हो रही। चेंज कहाँ पे आ रहा है? अब ये जो आपका पेड अप कैपिटल है, पेड अप कैपिटल शोज कि ये इतना एक्चुअली मेंबर्स ने पैसे पे किए हुए हैं, ओके, इतना पे हुआ है, इतना सब्सक्राइब्ड है, इतना इशूड है, ये एक लिमिट है, इसमें से इतना इशूड है। अब जितना इशूड है, जितना सब्सक्राइब्ड है, जितना पेड अप है, उनके ऊपर आपने कुछ वोटिंग राइट्स दिए होंगे अपने मेंबर्स को। आप कहते हैं कि आपके पास एक या दो तरह की कैटेगरीज हैं, शेयर्स की क्लासेस हैं, आप इसमें से ऐसा कुछ भी चेंज नहीं कर रहे, आप क्लासेस में चेंज कर देते हैं। एक फर्दर एक स्पेसिफिक क्लास के शेयर्स हैं, उसके वोटिंग राइट्स चेंज कर देते हैं। तो हमने कहा कि ये भी शेयर कैपिटल में एक तरह की वेरिएशन है। आप उसकी फेस वैल्यू, आप उसकी कीमत नहीं बढ़ा रहे, उसकी फेस वैल्यू कम ज्यादा नहीं कर रहे, आप उसकी क्वांटिटी कम ज्यादा नहीं कर रहे, लेकिन उन शेयर्स की जो नेचर है, उसके ऊपर जो राइट्स हैं, ऑब्लिगेशंस हैं, वो चेंज कर रहे हैं, जिसके चेंज करने से आपके मेंबर्स अफेक्ट होंगे। फिर इसका भी आगे फर्दर प्रोसीजर हमने डिटेल में देखा था। आपका शेयर कैपिटल में जो शेयर होल्डर्स के वोटिंग राइट्स में ऑल्ट्रेशन करें, तो ये भी वेरिएशन इन शेयर कैपिटल है। इसका सबसे ज्यादा एक लंबा प्रोसीजर स्पेशल रेजोल्यूशन, फिर फर्दर 3/4 ऑफ द मेंबर्स ऑफ अफेक्टेड क्लास वो एग्री हूँ उस चीज पे,
तब ये ऑल्ट्रेशन इफेक्टिव है। फिर फर्दर एक और लॉ ने जो है डिससेटिस्फाइड मेंबर्स जो हैं, जो कि इस ऑल्ट्रेशन से खुश नहीं है, उनको फिर एक और तरह का हक दे दिया कि उसमें से भी अगर 10% शेयर होल्डिंग जिसकी बन जाए, वो नाखुश हैं, वो जाएं और कोर्ट को जाके अप्लाई कर दें, अपील फाइल कर दें। और अगर कोर्ट को लगा कि कुछ फैक्ट्स विदहेल्ड किए गए थे और जो रेजोल्यूशन है वो पास की गई और विच इज डेट्रीमेंटल प्रेजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ मेंबर्स, तो वो इस रेजोल्यूशन को नल एंड वॉइड करार दे देगी। बट अगेन कोर्ट पहले इस चीज पे सेटिस्फाई होगी। ये सारा तरीका हमने, सारी चीजें हमने शेयर कैपिटल चैप्टर 21 में देखी। फिर हमने ये भी देखा कि आपका जो चैप्टर 20 है और चैप्टर 19 ये एक ग्रेड में है 5 to 10 मार्क्स की, और आपका चैप्टर 21 चैप्टर 22 दैट इज शेयर कैपिटल एंड प्रोस्पेक्टस, ये तकरीबन सेम सेम कह लें कि मिलती जुलती चीजें हैं। प्रोस्पेक्टस भी जब आप देखेंगे तो इसमें शेयर कैपिटल की एक दो बातें हुई हैं सिक्योरिटी से रिलेटेड। तो कॉन्सेप्ट अगर देखा जाए प्रोस्पेक्टस में वो शेयर्स इशू करने का ही है, जो कि हम अभी इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। प्रोस्पेक्टस चैप्टर 22। ओके, जब हम चैप्टर 20 पढ़ रहे थे चैप्टर 20 में एक जगह हमने देखा था कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के बाद हमारा एक फिफ्थ लर्निंग ऑब्जेक्टिव था, जो कि था कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, कि कुछ कंपनीज को सिर्फ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन नहीं चाहिए होता, उसको सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस भी चाहिए होता है। उस सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ वो कौन कौन सी कंपनीज हैं, उस लॉ ने बता दिया कि दो कंपनीज ऐसी हैं जिनको नहीं चाहिए होता, वो सिर्फ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन लें रजिस्ट्रार से और अपना बिजनेस स्टार्ट कर दें। वो कौन सी थी जी? प्राइवेट कंपनी और गारंटी लिमिटेड नॉट हैविंग शेयर कैपिटल। इनके अलावा बाकी सबको चाहिए, मींस पब्लिक कंपनी को तो इन एनी केस चाहिए। अब अगर इसको सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस चाहिए तो फिर हमने देखा कि लॉ ने कहा कि जब आपको सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस चाहिए, इसके लिए कुछ फिर फर्दर कंडीशंस हैं जो पूरी कर दें तो आपको ये सर्टिफिकेट मिल जाएगा। वहां पे पहली कंडीशन वो अलॉटेड शेयर्स इज इक्वल टू जो भी है एटलीस्ट आपकी मिनिमम सब्सक्रिप्शन के बराबर हो जाएं, जो कैश आपको आए फॉर अगेंस्ट अलॉटेड शेयर्स। फिर हमने देखा कि डायरेक्टर्स ने सारे शेयर्स जो भी लिए हैं, सब्सक्राइब किए हैं या एग्रीड या कॉन्ट्रैक्टेड टू टेकन द शेयर्स, उन्होंने उसकी फुल प्राइस जो भी फेस वैल्यू है वो पे कर दी है। एक तीसरी कंडीशन देखी थी, नो मनी इज और मे बिकम लायबल टू बी रीपेड टू द एप्लीकेंट्स। इसका क्या मतलब था? इसका ये मतलब था कि कंपनी के ऊपर कोई ऐसी ऑब्लिगेशन ना तो अब है ना कल को अराइज हो जाएगी। क्या ऑब्लिगेशन? कि उन्हें ये जो पैसे उन्होंने लिए हैं पब्लिक से सब्सक्रिप्शन के थ्रू, ये एप्लीकेंट्स को वापस करने पड़े। और वो कौन सी सूरत हो सकती है वो भी हमने देखी थी। वो ये सूरत हो सकती है कि जब कंपनी है पब्लिक कंपनी और वो साइमल्टेनियसली लिस्टिंग के लिए भी अप्लाई कर दे, ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज को अप्लाई कर दे। और इसी के बीच में एक चीज पड़ी थी कि जब वो लिस्टिंग के लिए अप्लाई करेगी, पब्लिक को शेयर्स इशू करने जाएगी, है वो पब्लिक कंपनी, लेकिन उसने अभी तक शेयर्स पब्लिक को इशू नहीं किए क्योंकि वो पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी है। आपने पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी की डेफिनेशन क्या देखी? पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी वो है कि जो इंटाइटल है कि वो पब्लिक को शेयर्स इशू कर सकती है, बट हैज नॉट मेड एन ऑफर येट, अभी ऑफर नहीं की। जो लिस्टेड है उसके स्टॉक एक्सचेंज पे शेयर्स लिस्ट हो जाएंगे और वो पब्लिक को ऑफर भी कर सकती है। तो ये दोनों चीजें साथ साथ थी। हमने ये देखा था कि आप पब्लिक को इशू करना चाहते हैं तो लिस्ट हो जाएं,
आप लिस्टेड कंपनी होना चाहते हैं तो पब्लिक को शेयर्स इशू करने पड़ेंगे, तो दोनों चीजें साथ साथ हैं। अब वो कंपनी पब्लिक तो है लेकिन लिस्ट नहीं है, लिस्टेड होने जा रही है, उसने स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टिंग के लिए अप्लाई कर दिया। लिस्टिंग के लिए अप्लाई करने से पहले एक चीज पड़ी थी कि जब भी आपने पब्लिक को शेयर्स इशू करने हैं, जब भी पब्लिक को शेयर्स इशू करने हैं, इशू से मुराद कि जब आपने पब्लिक को इनवाइट करना है कि आगे हमारे शेयर्स खरीदें। लॉ कहता है कि आपको ये एक प्रोस्पेक्टस है, एक नाम का पंफलेट कह लें, एक डॉक्यूमेंट कह लें, ये इशू करना पड़ेगा, ये बनाना पड़ेगा और लोगों तक पहुंचाना पड़ेगा ताकि लोग इसको पढ़ें, इसमें आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो लें और कल को आपके शेयर्स जब वो खरीदने लगें तो उनके पास इतनी इंफॉर्मेशन हो कि वो उन्हें पता हो कि हम जिस कंपनी में पैसे लगाने जा रहे हैं उनकी हर बात हमें पता है, हमारे पैसे डूबेंगे नहीं। तो मैंने इसको लिंक किया लिस्टिंग के साथ और उस कंडीशन को हम जरा पूरा कर देते हैं, हम प्रोस्पेक्टस पे बाद में आते हैं। तो वो ये था कि नो मनी इज और मे बिकम लायबल टू बी रीपेड। इधर आपने प्रोस्पेक्टस इशू किया, इधर आपने लिस्टिंग के लिए अप्लाई किया, साथ ही आपने लोगों से पैसे भी इकट्ठे कर लिए लेकिन उन्हें भी यूज नहीं किया, उन्हें आपने सेपरेट बैंक अकाउंट में रख लिया। आप उसे यूज कब कर सकेंगे? जब आप शेयर्स अलॉट कर देंगे उन्हें, और शेयर्स आप कब अलॉट करेंगे? जब आप लिस्ट हो जाएंगे। अगर इन एनी केस किसी डेफिशिएंसी की वजह से या किसी और रिक्वायरमेंट की वजह से, किसी एरर, ओमिशन, व्हाटएवर, आपकी लिस्टिंग रिफ्यूज हो जाती है तो आपको ये पैसे सारे जो भी एप्लीकेंट्स हैं पब्लिक को वापस करने पड़ेंगे। उस केस में फिर आप कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस नहीं कर सकते। ये हमने चीज प्रोस्पेक्टस की वहां पे एक लिंक देखा था छोटा सा। आज हम पूरा चैप्टर प्रोस्पेक्टस का, चैप्टर 22 में हम पूरा चैप्टर पढ़ेंगे ये प्रोस्पेक्टस से रिलेटेड। पीछे एक बैकग्राउंड था एक क्रिएट करने के लिए कि प्रोस्पेक्टस इशू क्यों किया जा रहा है, इसकी रिक्वायरमेंट क्या है। ओके, ये तो था जी हमारा कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, वो हम उसे करते हैं खत्म। ये हम चैप्टर 20 में जाके उसको फर्दर देख लेंगे जी। इस केस में आपकी लिस्टिंग रिफ्यूज हो जाए तो वो लिंक था सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस से। अब आ जाए जी प्रोस्पेक्टस पे। कहा जी कि आप लिस्ट होने जा रहे हैं, पब्लिक को शेयर्स इशू करना चाहते हैं तो प्रोस्पेक्टस इशू कीजिए। क्वेश्चन इज व्हाट इज प्रोस्पेक्टस? कंपनी तो पहली बार बनाने लगे हैं, प्रोमोटर्स, उन्हें क्या पता प्रोस्पेक्टस क्या होता है। लॉ उन्हें एक्सप्लेन करता है कि प्रोस्पेक्टस का मतलब ये है कि कोई भी डॉक्यूमेंट, एनी डॉक्यूमेंट जो आप नाम लेके कह दें कि ये एक प्रोस्पेक्टस है, या अगर आप नाम नहीं ले रहे तो कोई भी डॉक्यूमेंट या कोई नोटिस या कोई सर्कुलर, जैसे आईकैब के सर्कुलर इशू होते हैं गाइडेंस के लिए, कुछ इस तरह के, कुछ ऐसी टाइप एक सर्कुलर, कोई भी आप एडवर्टीजमेंट करें, कोई भी ऐसा मटेरियल रिलेटेड टू दीज थिंग्स, एडवर्टीजमेंट, नोटिस और इस तरह की चीजें, या कोई आप ऐसा डॉक्यूमेंट इशू करें जिसमें आप ऑफर कर रहे हैं कि आप अपने शेयर सेल करना चाहते हैं लोगों को, ऑफर फॉर सेल डॉक्यूमेंट उसे कहते हैं। कोई भी पब्लिकेशन, न्यूज़पेपर जैसे कोई चीज, आप मैगजीन, कोई भी इस तरह की चीज जो आप पब्लिश कर रहे हैं, ये सारी चीजें अब नाम डिफरेंट है लेकिन वो कह रहे हैं कि जिसका पर्पस एक हो। पर्पस क्या? पर्पस ये है, आप ये पहली बात तो इशू करने जा रहे हैं पब्लिक को या एक स्पेसिफिक सेक्शन ऑफ पब्लिक। जरूरी नहीं है कि पब्लिक से मुराद दुनिया जहां के लोग आएंगे, इस कंट्री से भी, इसी हम पब्लिक से मुराद है। पब्लिक से ये भी मुराद है कि आप किसी तरह से भी ये चीजें सर्कुलर एडवर्टीजमेंट इशू करके
पब्लिक में से चाहे 2 या 3 बंदे आके वो शेयर्स खरीदें। जब एक बार आपने ये एडवर्टीजमेंट, नोटिस और इस तरह की चीज पब्लिश कर दी, चाहे आपके साथ वाले घर से लोग क्यों ना आके खरीदें, वो पब्लिक है। ये स्पेसिफिक सेक्शन ही क्यों नहीं हो पब्लिक का, आप अगर इनको इशू कर रहे हैं और उन्हें इनवाइट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं जी, इनवाइट कर रहे हैं किस चीज के लिए, कि आइए आके हमारे शेयर्स खरीदने की हमें ऑफर दें। हम आपको इनवाइट कर रहे हैं। ये प्रोस्पेक्टस इशू करना, ये कोई ऑफर करना नहीं है कि हम अपने शेयर्स ऑफर कर रहे हैं आपको। प्रोस्पेक्टस ये 2 डिफरेंट चीजें हैं, इनवाइट करना और ऑफर करना। इनविटेशन क्या है कि हमने आपको बुलाया जी, आपकी कोई वेलकम पार्टी है, इनवाइट किया आपको। ऑफर नहीं है कोई, आप चाहें तो आए चाहे ना आए। जब आप आ जाएं तो आप देखेंगे कि वहां पे और चीजें हो रही हैं, कुछ पार्टिसिपेशन हो रही है, किसी कुछ गेम्स वगैरह हो रही हैं। अब वो गेम्स के लिए हम कहेंगे कि जी ये गेम है, ये कोई प्राइज बॉन्ड्स वगैरह रखे हुए हैं, वो ऑफर है देन। तो ये थोड़ी सी ट्रिकी चीज है। ये जब हम अपना कॉन्ट्रैक्ट एक्ट चैप्टर देखेंगे, चैप्टर गालिबन 3 है, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, वहां पे भी एक चीज ये क्लियर हो जाएगी। अभी इतना याद रखिए कि प्रोस्पेक्टस जिसमें आप इनवाइट कर रहे हैं पब्लिक को, ये स्पेसिफिक सेक्शन ऑफ अ पब्लिक, एनी सेक्शन ऑफ अ पब्लिक, स्पेसिफिक या एनी सेक्शन ऑफ द पब्लिक, उन्हें आप इनवाइट कर रहे हैं कि वो आए और हमारे शेयर्स परचेज करें। परचेज ऑफ सिर्फ शेयर्स नहीं, एनी सिक्योरिटी। सिक्योरिटी में आपके शेयर्स भी आ जाते हैं, डिबेंचर्स भी आ जाते हैं। डिबेंचर्स भी कंपनी की एक सिक्योरिटी होती है। टीएफसी, टर्म फाइनेंस सर्टिफिकेट्स और इस तरह की और सिक्योरिटीज जो शेयर्स ना भी हों, आप उन्हें ऑफर कर रहे हैं। इट्स मीन कि ये प्रोस्पेक्टस सिर्फ शेयर्स के लिए नहीं है। नॉर्मली ये शेयर्स के लिए होता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ शेयर्स के लिए हो। आप इसमें अपनी और सिक्योरिटीज भी ऑफर कर सकते हैं कि ये देखिए, ये हमारी डिफरेंट तरह की सिक्योरिटी है, इस पे ये राइट्स हैं, ये खरीद लेंगे तो आपको ये चीज हो जाएगी। प्रोस्पेक्टस में आपने ये सारी इंफॉर्मेशन डाली कि आइए हमारी सिक्योरिटीज परचेज कीजिए। ये कौन कर रहा है? कंपनी कर रही है। कंपनी मतलब बॉडी कॉर्पोरेट कर रही है। ये सबके एक ही नाम है, कंपनी, बॉडी कॉर्पोरेट, एसोसिएशन, एंटिटी, ये सब इसी के नाम है। ओके, आप कह रहे हैं कि जी आके हमें ऑफर कीजिए, हम आपको इनवाइट कर रहे हैं, आके आप हमें ऑफर करें कि आप हमारे शेयर्स परचेज करना चाहते हैं। ओके, तो प्रोस्पेक्टस की डेफिनेशन में मैं अगर कहूं, 2-3 चीजें मैंने नोट की। प्रोस्पेक्टस एक डॉक्यूमेंट है जो इशू किया आपने जनरल पब्लिक को, और तीसरा आप इसमें इनवाइट कर रहे हैं ऑफर्स फॉर सेल ऑफ कंपनीज सिक्योरिटी। ये हो गई प्रोस्पेक्टस की डेफिनेशन कंप्लीट। लेकिन इसका कुछ हिस्सा वो कहते हैं कि ठीक है, एनी डॉक्यूमेंट, ये तो ऊपर बता दिया कि वो प्रोस्पेक्टस है, एनी डॉक्यूमेंट जो ऐसे नोटिस या सर्कुलर जो इशू किया टू जनरल पब्लिक और इनवाइट कर रहा है लोगों को कि वो आके ऑफर करें कि वो कंपनी की सिक्योरिटीज परचेज करना चाहते हैं। लेकिन वो कहते हैं कि एक एक्सेप्शन भी है। एक्सेप्शन क्या है? बैंक्स जैसे है, वो कहता है कि जी एक बैंक है, बैंक का तो काम ही यही होता है कि वो लोन देता है, लोन लेता है, वापस पैसे देता है, लोगों को कर्जे देता है, इस तरह की चीजें इशू करता ही रहता है। कोई सर्कुलर, लोगों से डिपॉजिट्स भी रखता है अपने लॉकर में। उसका तो काम ही कुछ इस तरह का फाइनेंस से रिलेटेड होता है।
अब अगर बैंक डिपॉजिट्स इनवाइट कर रहा है पब्लिक से, एक बैंक जो है अगर वो कोई सर्टिफिकेट्स या कोई ऐसे डॉक्यूमेंट्स इशू कर रहा है जिसमें वो लोगों को ऑफर कर रहा है कि आके आप हमारे बैंक में डिपॉजिट जमा करा दें, ये तो एक तरह की ऑफर है कि डिपॉजिट जमा करा दें। ये कोई प्रोस्पेक्टस नहीं है, ये तो लोगों के इटसेल्फ फायदे की चीज है। खैर बैंक का भी फायदा है, लेकिन द थिंग इज कि एक्सेप्शन उन्होंने बता दी कि अगर एक यही काम बैंक करे और नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, जिसको हम एनबीएफसी कहते हैं, एनबीएफसी एक नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी कोई सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स इशू करे या सर्टिफिकेट ऑफ इन्वेस्टमेंट इशू करे तो वो प्रोस्पेक्टस नहीं है। ये अब हमारी प्रोस्पेक्टस की डेफिनेशन है कंप्लीट। प्रोस्पेक्टस की डेफिनेशन आप कह लें कि जी वैसे ही बड़ी इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन एज इट इज भी पूछी जा सकती है। तो डेफिनेशंस जो भी जितनी भी आपकी आएंगी आपने उसको एज इट इज याद करना है, उसमें कोई चेंजेस नहीं करनी कि जी यहाँ पे आप चेंज कर लें, इसको इस तरीके से याद कर लें, कोई चीज लाइन उड़ा दें तो इसको इस तरह से याद कर लें, नहीं। डेफिनेशन अब एज पर लॉ है, तो बाकी भी चीजें आपने एज इट इज ही करनी है, लेकिन वहां पे आप कुछ अपनी थोड़ी वर्डिंग चेंज कर सकते हैं। डेफिनेशंस पे मेरी सजेशन यही है कि आप अपनी कोई इसमें वर्डिंग डालने की कोशिश ना करें। बच्चे अक्सर मुझसे सवाल पूछते थे कि जो डेफिनेशन है वो याद नहीं होती, इसको हम अपनी वर्डिंग में कर लें। तो देखिए आप इसको अपनी वर्डिंग में करने बैठेंगे तो आप अपनी ये कह लें कि जी डबल ट्रिपल एफर्ट लगा रहे हैं, आप लॉ लिखने बैठ गए हैं, इतनी जरूरत नहीं है। लॉ चाहता है, आपका एग्जामिनर, आपकी बॉडी जो भी है आईकैब, आप वो चाहती है कि आप लॉ की लैंग्वेज सीखें। थोड़ी लैंग्वेज अभी आप बनाने के काबिल नहीं है, तो इतनी मेहनत ना करें आप उस पर कि आप खुद से इंग्लिश लिखने बैठ जाएं। आप नहीं अभी लिख सकते, आप सिर्फ इसको याद कीजिए, जो लॉ की लैंग्वेज है अभी इसको समझिए कि जैसे भी है, अदर देन, एक्सेप्शन, ये इस तरह की चीजें, नॉट लेस देन, ये चीजें याद कर लें, क्योंकि याद अगर कर लेंगे तो आगे आपको कॉर्पोरेट लेवल पे, जो सी फैप लेवल पे आप कॉर्पोरेट लॉ पढ़ेंगे, वहां पे आपको काफी फायदा होगा इस चीज का। हाँ, एमलो में हमारे पास थोड़ा मार्जिन है, कुशन है, हम वहां पे इतना ज्यादा ना भी करें तो चल जाएगा, क्योंकि एमलो आगे आपके फर्दर कहीं भी जो है कह लें कि फाइनल लेवल पे कहीं भी उसकी टेस्टिंग नहीं है, ये आप सिर्फ कैफ लेवल पे ही पढ़ेंगे। ओके, अब इस डेफिनेशन को हम जरा देख लेते हैं बुक से कि ताकि आप इसको वहां से भी देख लें। देखिए ये शेयर कैपिटल एक कैटेगरी है, इसके नाम के साथ ही शेयर कैपिटल लिखा हुआ है, शेयर कैपिटल प्रोस्पेक्टस। चैप्टर 21 था शेयर कैपिटल टाइप्स एंड वेरिएशन। चैप्टर के एक ही लर्निंग ऑब्जेक्टिव है, इंट्रोडक्शन टू प्रोस्पेक्टस। बस प्रोस्पेक्टस से रिलेटेड आपने चीजें सीखनी है। इस इंट्रोडक्शन टू प्रोस्पेक्टस में फर्दर 7-8 हेडिंग्स हैं कह लें जो आपने सीखनी है। हम इन प्रोस्पेक्टस से रिलेटेड बेसिक चीजें देखेंगे। प्रोस्पेक्टस को किसी की अप्रूवल की जरूरत है वो देखेंगे। ये बाकी सारी चीजें अभी जैसे जैसे साथ साथ देखेंगे तो पता चल जाएंगी। अभी हमने डेफिनेशन कंप्लीट की और यहाँ तक हमने ये कंप्लीट कर लिया। इस डेफिनेशन को आपने याद करना है कि मैंने इस पे इसी ज्यादा टाइम लगाया है ताकि आप इससे अब याद करने में आपको मसला ना हो, क्योंकि बाद में जब आपको कोई सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं तो वो डेफिनेशन अगर आपने अच्छे से याद की होगी, ये बेसिक से ही आपकी चीजें जो है वो सिनेरियो बेस्ड बन रहे होते हैं ये चीजें, और हमें लगता है कि पता नहीं कितना मुश्किल सवाल आ गया है। बेसिक स्ट्रांग हो जाएगी तो हम आगे भी चीजें सॉल्व कर सकेंगे। अच्छा जी, प्रोस्पेक्टस की डेफिनेशन के बाद हम आ जाते हैं पर्पस पे। डेफिनेशन हमने पढ़ ली और इसको समझ भी लिया। अब हम आ जाते हैं कि पर्पस क्या है प्रोस्पेक्टस इशू करने का। लॉ ने तो हर चीज किसी चीज
कोई लॉजिक होती है, कुछ की लॉजिक समझ आ जाती है, कुछ की समटाइम नहीं भी आती तो हम उसे कर लेते हैं। लेकिन प्रोस्पेक्टस इशू करने का एक पर्पस है। पर्पस क्या है? जब आप किसी कॉलेज में एडमिशन लेने जाते हैं, आप एडमिशन फॉर्म के साथ आपको एक पंफलेट मिलता है, उसका प्रोस्पेक्टस मिलता है। उस प्रोस्पेक्टस का क्या मकसद होता है? वही मकसद ही इस प्रोस्पेक्टस का है। अब वो मकसद क्या होता है कि आप उस प्रोस्पेक्टस को खरीदते हैं, वो देखते हैं कि ये भाई इसमें अच्छे टीचर्स कौन से हैं, अच्छे टीचर्स हैं तो उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, उनकी कोई पास्ट अचीवमेंट्स देखते हैं, उस कॉलेज की कोई अफिलिएशन है किसी और इंस्टीट्यूट के साथ, इस इंस्टीट्यूट की गुडविल कैसी है, इस कॉलेज की रेपो कैसी है, फीस भी आप देखते हैं कि फी कितनी है, बाकी आप टीचर, क्वालिटी, हमें कल को फायदा कितना होगा, टीचर्स अगर अच्छे हैं तो उनकी क्या क्या पीछे बैकग्राउंड है, टीचर्स पे बड़ा फोकस होता है आपका। कॉलेज की कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटीज भी हैं, को करिकुलर एक्टिविटीज वगैरह जो बच्चों को करा रहे हैं, वो आप चीजें वगैरह देखेंगे सारी। कॉलेज कब से इस्टेब्लिश हुआ, कब बना, और पास हिस्ट्री क्या रही कॉलेज की, ये सारा कुछ आपके प्रोस्पेक्टस में आ रहा होता है। इस इंफॉर्मेशन का क्या करना होता है आपने? आप ये सारी इंफॉर्मेशन ले रहे होते हैं सिर्फ एक पर्पस के लिए कि मैं इस कॉलेज में दाखिला लूं कि ना लूं। मैंने कल को भाई मैंने अपनी पैसे लगाने हैं, पैसे तो एक ही बार लगाऊंगा मैं या लगाऊंगी, कल को मुझे उतना रिटर्न फायदा ना मिला तो मेरे तो पैसे डूब गए। इसलिए आप इस प्रोस्पेक्टस को पढ़ के थोड़ी अपनी भी छानबीन कर लेते हैं, दूसरे और लिंक्स वगैरह से पूछ लेते हैं कि ये कॉलेज अच्छा है, बाकी भी पता लग जाते हैं, अच्छा जी अच्छा है, प्रोस्पेक्टस भी पढ़ लेते हैं। एंड पे आके आप डिसीजन करते हैं कि मैं इस कॉलेज में एडमिशन ले लूं। पर्पस एक ही है, एडमिशन। अब आ जाए जरा कंपनी के प्रोस्पेक्टस पे। कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू कर रही है, क्यों कर रही है? लॉ ने कहा जब भी आप पब्लिक को शेयर्स इशू करेंगे, उन्हें इनवाइट करेंगे, तो आपने प्रोस्पेक्टस इशू करना है। द रीजन इज कि लॉ चाहता है कि जब भी शेयर्स पब्लिक के पास जाएं, पब्लिक पैसे लगाने से पहले कंपनी से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सारी पढ़ ले। कंपनी में वो पैसे लगाने जा रहा है एक बंदा, आपने उस कंपनी के शेयर्स खरीदने हैं, आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं उस कंपनी के इन्वेस्टर बनने जा रहे हैं, तो आपको उस कंपनी की बड़ी डिटेल इंफॉर्मेशन चाहिए। तो लॉ ने भी कह दिया कि प्रोस्पेक्टस में कंपनी हर वो इंफॉर्मेशन डालेगी जो आपको, एक इन्वेस्टर को, ये डिसीजन करने के लिए कि मैं इस कंपनी के शेयर्स या सिक्योरिटीज या कोई और भी सिक्योरिटी खरीदूं कि ना खरीदूं, काफी हो। आपने इस चीज तक पहुंचना है। अब सिर्फ पब्लिक कंपनी को ही क्यों कहा गया? द रीजन इज कि जो प्राइवेट कंपनी है उसमें तो होते ही 2 से कितने 50 मेंबर्स, शेयर्स भी ट्रांसफर नहीं हो सकते। आप पब्लिक को इनवाइट भी नहीं कर सकते। अब ये 2 से 50 मेंबर्स हैं और हो सकता है इससे भी कम हो, और ज्यादातर उसकी कंपनी को बनाने वाले प्रमोटर्स ही होते हैं। अब जिन्होंने कंपनी बनाई उनको तो कंपनी की सारी इंफॉर्मेशन पता है, उन्हें मजीद क्या इंफॉर्मेशन लेने की जरूरत है? खुद कंपनी बनाई, घर की बात है, घर के कुछ लोगों ने मिलकर कंपनी बना ली। अब वो तो पब्लिक को ना तो शेयर्स ट्रांसफर कर सकते हैं और ना उन्हें इनवाइट कर सकते हैं। इन्हें प्रोस्पेक्टस इशू करने की कोई जरूरत है ही नहीं।
लॉजिक ही नहीं बनती, सेंस ही नहीं बनती। अब पब्लिक कंपनी जब शेयर्स इशू करने जा रही है पब्लिक को और लिस्ट होने जा रही है, उन्हें प्रोस्पेक्टस इशू करने की जरूरत है, क्योंकि जब पब्लिक के पास शेयर्स जाएंगे, पब्लिक अपने पैसे लगाने आएगी, उन्हें पता हो कि कंपनी क्या करती है, कंपनी की पास हिस्ट्री क्या रही है, कंपनी कब से बनी हुई है, कितना अब तक प्रॉफिट कमा लिया, कंपनी किस तरह से अपने ऑपरेशन परफॉर्म करती है, कंपनी का जो इंटरनल इन्वायरमेंट है वो कैसा है, एम्प्लॉयज कैसे रखती है। ये सारी चीजें इन द एंड कहाँ आएगी कि प्रॉफिट आता भी है कंपनी को कि नहीं। प्रोस्पेक्टस के साथ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंपनी की कोई भी और फाइनेंस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, ये सारी की सारी डालेंगे आप प्रोस्पेक्टस में, ताकि एक इन्वेस्टर, एक जो मेंबर शेयर होल्डर बनने जा रहा है, उसको पता हो कि मैं किसी खराब कंपनी में पैसे नहीं लगाने जा रहा, कल को मुझे यहाँ से प्रॉफिट आएगा, प्रॉफिट से डिविडेंड मिलेगा, मुझे अच्छा रिटर्न मिलेगा इस कंपनी से। प्रॉफिट तो पर्पस क्या हुआ प्रोस्पेक्टस का कि एक इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है, उसके पैसे डूबे नहीं और उसके पास हर इंफॉर्मेशन कंपनी की पहुंच जाए जो उसके लिए इन्वेस्टमेंट करने के लिए काफी हो। ओके, तो हमने प्रोस्पेक्टस की डेफिनेशन देख ली, प्रोस्पेक्टस का पर्पस देख लिया कि मेजरली पर्पस क्या है प्रोस्पेक्टस इशू करने के पीछे, लॉ ने आपको क्यों कहा कि कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू करे, तो वो हमने देख लिया। अब आ जाइए कि प्रोस्पेक्टस की एक दो टाइप्स होती हैं, टाइप्स नहीं कहूंगी मैं, कह लें कि जी एक टर्मिनोलॉजीज यूज हुई हुई हैं। एक है जी शेल्फ प्रोस्पेक्टस और एक है सप्लीमेंट टू प्रोस्पेक्टस। अब प्रोस्पेक्टस इशू करना एक कोई छोटी बात नहीं है, ये कॉस्ट आती है कंपनी की, पब्लिश करना, उसको फिर इशू करना, उसे उसकी कॉपीज मेंबर्स तक देना, मेंबर्स या एप्लीकेंट्स आते हैं, तो ये बड़ा एक लंबा चौड़ा काम है, छोटा सा काम नहीं है। पहले तो प्रोस्पेक्टस को जी उस तरह प्रिपेयर करना एज पर जैसे लॉ ने कहा, आपने हर इंफॉर्मेशन डालनी है कंपनी की, बड़ा टाइम लग जाता है, टाइम है इस पे लगता, कॉस्ट लगती है, प्रिंटिंग कॉस्ट है, फिर एक्सपर्ट कॉस्ट है, आपने प्रोस्पेक्टस को जो बनाना है उसके लिए काफी आपका दिमाग चाहिए। इन शॉर्ट आपको बहुत मेहनत लगती है प्रोस्पेक्टस बनाने पे। फिर कंपनी ये सोचती है कि देखें हमारे पास हमारी डिफरेंट तरह की सिक्योरिटीज हैं, हमारे पास शेयर्स भी हैं, डिबेंचर्स भी हैं और एक दो तरह की और सिक्योरिटीज हैं। हम चाहते हैं कि सिर्फ शेयर्स ही नहीं, हम ये डिबेंचर्स भी अपने लिस्ट करा लें स्टॉक एक्सचेंज पे और पब्लिक को इशू कर दें, ताकि हमारे शेयर्स, डिबेंचर्स और हर चीज पब्लिक तक पहुंच जाए और ज्यादा से ज्यादा लोग आके ये परचेज करें। तो बजाय कि अभी इसके लिए शेयर्स इशू करें, डिबेंचर्स के लिए फिर अलग से प्रोस्पेक्टस इशू करें, क्योंकि जब भी आपने कोई सिक्योरिटी पब्लिक तक पहुंचानी है उसके लिए कम से कम एक बार तो लाइफ टाइम में प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ेगा। अब पहली बार जब शेयर्स इशू करने जा रहे हैं आप पब्लिक को, तो आपने इस बार प्रोस्पेक्टस इशू कर दिया, अब यही शेयर्स दोबारा इशू करने हैं पब्लिक को फिर से, अब आपको प्रोस्पेक्टस इशू करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक बार अब इंफॉर्मेशन जा चुकी है, इन शेयर से रिलेटेड लोगों को पता चल चुका हुआ है, इंफॉर्मेशन चली गई है, इन्वेस्टर्स ने सोच लिया, इस तरह की सारी चीजें, स्टॉक एक्सचेंज पे भी इंफॉर्मेशन पहुंच गई, फिर से आपको प्रोस्पेक्टस इशू करने की जरूरत नहीं है। सपोज आपने शेयर्स इशू कर लिए, प्रोस्पेक्टस इशू किया, शेयर्स के बारे में सारी इंफॉर्मेशन दी, आपने कहा डिबेंचर्स रहने दो, अभी इशू नहीं कराता। अब ये डिबेंचर्स आप पब्लिक को ऑफर नहीं कर सकते क्योंकि आपने इसका प्रोस्पेक्टस इशू नहीं किया। अब अगर आप कहते हैं
कि मैंने बाद में भी तो कराने हैं डिबेंचर्स, पब्लिक को इशू करने हैं, मैं अभी ही इसको पब्लिक को ऑफर कर देता हूँ और स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट करा लेता हूँ, लोग खरीद लें, वरना मैं अभी के लिए इसको अपनी कॉस्ट तो बचाऊं ना। मैं इन दोनों को क्या करूं, एक ही प्रोस्पेक्टस इशू करूं, एक ही, उसमें मैं अपनी मल्टीपल जो भी सिक्योरिटीज हैं वो ऑफर कर दूं। तो जरूरी नहीं है कि एक प्रोस्पेक्टस इशू किया तो उसमें सिर्फ शेयर्स, और फिर दूसरा प्रोस्पेक्टस इशू किया उसमें दूसरी सिक्योरिटीज के लिए। आप एक प्रोस्पेक्टस को मल्टीपल सिक्योरिटीज के लिए भी यूज कर सकते हैं। आप एक ही प्रोस्पेक्टस में अपने शेयर्स की इंफॉर्मेशन भी दें और डिबेंचर से रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन दें, और भी आपकी कोई सिक्योरिटी है उससे रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन आप डालें। तो एक ही प्रोस्पेक्टस को यूज करते हुए आप ये सारी चीजें कर सकते हैं। तो उस प्रोस्पेक्टस को कहते हैं शेल्फ प्रोस्पेक्टस। ये कोई सेल्फ अलग से कोई फॉर्म नहीं है, होता ही प्रोस्पेक्टस ही है। सिर्फ फर्क ये आता है कि सिंपल एक प्रोस्पेक्टस की डेफिनेशन है कि जी बस जनरली कि जो पब्लिक को ऑफर करने के लिए, इनवाइट करने के लिए उन्हें कि ऑफर फॉर सेल डॉक्यूमेंट कह लें कि जी एज सच फॉर कंपनी सिक्योरिटीज, ये एक जर्नल है। लेकिन अगर वही प्रोस्पेक्टस मल्टीपल सिक्योरिटीज के लिए यूज हो, आप उसको उस डॉक्यूमेंट के थ्रू आप मल्टीपल ऑफरिंग कर रहे हो, तो उस प्रोस्पेक्टस को आप कह देते हैं कि जी शेल्फ प्रोस्पेक्टस। जैसे एक शेल्फ पे सारी बुक्स रखी हूँ, सारी चीजें एक शेल्फ के अंदर आ रही हूँ, इसी तरह एक शेल्फ में सारी सिक्योरिटीज, एक प्रोस्पेक्टस में सारी सिक्योरिटीज, सारे शेयर्स का जिक्र कर दिया आपने। एक बार आपने इंफॉर्मेशन सारी पहुंचा दी है पब्लिक तक, आपका काम खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद प्रोस्पेक्टस को लोग पढ़ें, पढ़ के जो जिन्हें समझ आता है कि जी नहीं करनी इन्वेस्टमेंट ना करें, और जिन्होंने करनी है वो आके आपको ऑफर करेंगे कि जी हम शेयर्स परचेज करना चाहते हैं। फिर आप उनकी ऑफर क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे उन्हें शेयर्स अलॉट करके। तो ये होता है जी एक सेल्फ प्रोस्पेक्टस, शेल्फ प्रोस्पेक्टस। फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपने, अब प्रोस्पेक्टस बहुत लंबा चौड़ा डॉक्यूमेंट है, आपने प्रोस्पेक्टस बनाया तो कोई एरर हो जाए, कोई ओमिशन हो जाए, हो सकता है ऐसा, ह्यूमन है। आपने 259 था लिखना, आपने 359 गलती से लिख दिया, या 952 लिख दिया, या 953 लिख दिया, ह्यूमन एरर की वजह से कोई भी और ऐसी इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट मिस हो गई जो इन्वेस्टर्स के लिए बड़ी जरूरी थी, कोई ऐसी चीज, कोई ऐसी एरर या कुछ भी इस तरह की चीज अगर आपने कर दी, आप कहते हैं कि पहले ही सेल्फ प्रोस्पेक्टस इशू किया था, शेयर्स या डिबेंचर से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन रहेगी या कुछ इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी गलत हो गई, क्या अब सारा का सारा प्रोस्पेक्टस दोबारा इशू करें? तो लॉ ने कहा कि नहीं, आप सारा सारा प्रोस्पेक्टस दोबारा इशू ना करें। आप ऐसा करें कि जो पेज, जो पेजेस आपको नजर आ रहे हैं कि जी वो पेज गलत हुआ है, वो पेज आप रिप्लेस कर दें। ठीक है, वो पेज रिप्लेस कर दें, वो कंटेंट जो है उसे दोबारा से री इशू कर दें कि क्या है कि जी ये चीज यहाँ पे थोड़ी सी गलत हो गई, आप उसका दोबारा से एक इशू करके डिस्क्लोजर दें, डिस्क्लोज करें इस फैक्ट को कि वहां पे चीज गलत हो गई थी, अब मैं ये एक नया डॉक्यूमेंट, नया पेज इशू करने जा रहा हूँ, नया कंटेंट उसकी जगह, ताकि पब्लिक को पता लग जाए कि जी वो इन्फॉर्मेशन अब हमारे लिए रेलिवेंट नहीं है, उसमें से वो भी कट कर दें। तो वो जो एक पेज है वो एक कह लें कि जी उसको कहते हैं सप्लीमेंट टू प्रोस्पेक्टस। जैसे अब आई कैप एक उसने बुक इशू की हुई है, आपको कह लें कि जी वो प्रोस्पेक्टस है। अब अगर कोई भी चेंज आता है वो उसको थ्रू सर्कुलर इशू करता है, आपको नोटिफिकेशन के थ्रू आपको बताता है, या फिर उसने एक सप्लीमेंट के नेम से एक और एडिशन आपको कह लें कि जी ऐड कर दिया है, जिसमें वो सारी की सारी एडिशनल जो कोर्स में आपकी चीजें आती हैं वो ऐड कर देता है, अगर वो मेन बुक को चेंज नहीं करना चाह रहा। आपको पता है कि इफेक्ट ऑफ इनकॉर्पोरेशन और फिर इस तरह की कुछ चीजें आई हैं जो प्रोस्पेक्टस के जो आपके एग्जामिनेबल सप्लीमेंट्स में हैं, तो वो सप्लीमेंट यही है जो एडिशनल चीजें हैं। तो सप्लीमेंट टू द प्रोस्पेक्टस का भी यही काम है
कि ओरिजिनल प्रोस्पेक्टस को आप सारा का सारा ना चेंज करें, बल्कि उसकी जगह कोई एक छोटा सा डॉक्यूमेंट, एक पेज, एक इस तरह इशू कर दें जो कि एज अ ट्रीट होगा प्रोस्पेक्टस का पार्ट ही, और जो भी वहां पे चेंजेस आई हैं उसको डील कर लेगा। ओके, हमने अपने प्रोस्पेक्टस के चैप्टर में बेसिक्स कवर कर ली हैं। बेसिक्स से मुराद कि हमने प्रोस्पेक्टस की डेफिनेशन देख ली, प्रोस्पेक्टस का पर्पस देख लिया, और प्रोस्पेक्टस की कोई टाइप्स हैं कह लें कि या टर्मिनोलॉजीज हैं, जो शेल्फ प्रोस्पेक्टस है, और दूसरी है सप्लीमेंट टू प्रोस्पेक्टस। ये देख लें। तो हमने अपना बेसिक कर लिया। अपना फर्स्ट जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव है, इंट्रोडक्शन टू प्रोस्पेक्टस के बाद इंट्रो टू प्रोस्पेक्टस में आपको पता है कि फर्दर हेडिंग्स हैं, जिसमें एक बेसिक्स है। बेसिक्स के अंदर हमने ये चीजें कवर की हैं। और टाइप्स, आपने भी चैप्टर शुरू किया, उसका सबसे पहले लर्निंग ऑब्जेक्टिव कितने हैं, इसका चूंकि एक ही लर्निंग ऑब्जेक्टिव है, मैंने यहाँ पे लिख लिया। उसकी हेडिंग्स, पहली हेडिंग बेसिक्स, सेकंड हेडिंग जो सेकंड हम नेक्स्ट अपना करेंगे वो है अप्रूवल ऑफ प्रोस्पेक्टस। फिर इसमें आता है जी अवेलेबिलिटी। इसमें क्या चीजें आएंगी वो भी देखेंगे। प्रोस्पेक्टस के कंटेंट्स, प्रोस्पेक्टस कब इशू करना है, टाइमिंग, प्रोस्पेक्टस में कोई एक्सपर्ट की ओपिनियन आप ऐड कर सकते हैं, एक्सपर्ट, और प्रोस्पेक्टस में कोई चीज ओमिट हो गई है, ओमिशन हो गई है, गलत हो गई है, लेकिन आप उसे ठीक भी नहीं कर सकते, ठीक नहीं कर रहे जानबूझ के या किसी वजह से, तो फिर उस केस में लायबिलिटी क्या राइज होगी कंपनी पे, क्रिमिनल लायबिलिटी क्या होगी, और कंपनी को उसके लिए क्या कंपनसेशन पे करनी पड़ सकती है। तो ये हमारी है जी। फर्दर कितनी हेडिंग्स हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 कह लें। एक्सपर्ट की 2 हेडिंग्स बनती हैं, वो मैंने एक ही बना दी है क्योंकि एक्सपर्ट इज मेन। एक्सपर्ट टू बी इंडिपेंडेंट, और एक्सपर्ट की कंसेंट, ये इसी में आ जाएगा आपका। अब हम इसको बुक से देख लेते हैं। एक लर्निंग ऑब्जेक्टिव जिसमें हमने किया बेसिक्स अपनी कवर, पहली हेडिंग अप्रूवल, सेकंड अवेलेबिलिटी, कंटेंट्स, टाइमिंग, एक्सपर्ट के ये दो को एक कह दिया मैंने, क्रिमिनल लायबिलिटी और कंपनसेशन में मैंने लायबिलिटी ही कह दिया। ये हेडिंग्स आपने याद करनी है। और बेसिक्स में हमने यहां से इसे कवर कर लिया अप्रूवल से पहले पहले, अदरवाइज इन द कंपनी तक। तो आप इसको पढ़िए और हेडिंग्स को एटलीस्ट क्रैम कर लीजिए, और डेफिनेशन भी आपने क्रैम करनी है। बाकी इसका कॉन्सेप्ट ले लीजिए और अपने लेक्चर को बार बार सुनिए, और अपने नोट्स अपने हाथ से बनाने की कोशिश करें। बेसिक्स के अंदर भी आपने देखा जी, ये डेफिनेशन है,
शेल्फ प्रोस्पेक्टस, सप्लीमेंट टू प्रोस्पेक्टस टाइप और पर्पस। इसमें से आप पे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बन सकता है और डेफिनेशंस का, और एमसीक्यूज इस पे आपको बन सकते हैं। तो बाकी हम अपने नेक्स्ट में इंशाल्लाह कवर करते हैं।